हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉम्स इंडस्ट्रीज के कंपनी के बिजनेस के बारे में। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि क्या बिजनेस है भाई इसका, क्यों हल्ला मचा हुआ मार्केट में इसके बारे में, और साथ के साथ ही इस कंपनी में ऐसा क्या खास है जो कि बाकी की इस सेगमेंट में जो अदर कंपनीज है उसमें नहीं है। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए, सबसे पहली चीज, कंपनी जो है 2006 में डॉम्स में तब्दील हुई थी। हालांकि ये काम पहले से कर रही थी, पहले ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम किया करती थी बाकी के सप्लायर्स के लिए, लेकिन 2006 में इन्होंने कहा कि हम अपना खुद का ब्रांड बनाएगा रे राजू। पैसा हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया डॉम्स के नाम से, और तब से लेकर अब तक ये सेकंड लार्जेस्ट एक स्टेशनरी इंडस्ट्री में प्लेयर साबित हो चुकी है। अब ये जो कंपनी है स्टेशनरी इंडस्ट्री में आती है, मतलब इसकी पेंसिल्स आती हैं, इसके क्रेयॉन्स आते हैं, ऑफिस की स्टेशनरी हो गई, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जितने भी प्रकार वगैरह आते हैं वो हो गए, स्केल्स हो गए, तो ये सारी चीजें कंपनी बनाती है। अब ये चीजें तो बाकी कंपनी बनाती है, तो भैया इसका क्या अलग है? बाकी कंपनी ना, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी कंपनी पेंसिल के मामले में मार खा गई। देखो क्या हुआ, जब हम छोटे थे तो हम पेंसिल्स का बड़ा यूज करते थे, आई एम श्योर आपने भी की होंगी। तो जो पेंसिल आती थी, आपको याद होगा, लाल रंग की आती थी, नटराज की, तो उसमें जो यूज होता था वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट का यूज किया जाता था कंपनीज के द्वारा। लेकिन इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने कहा कि यार हम भी अगर ग्रेफाइट की पेंसिल बना के बेचेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह गया। इन्होंने क्या काम करा, ग्रेफाइट के साथ पॉलीमर को मिक्स कर दिया ना। जब ग्रेफाइट के साथ आप पॉलीमर को मिक्स करते हैं ना, तो एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल और साथ के साथ ही बहुत ही ज्यादा स्मूथ पेंसिल लगती है, चलती भी बहुत अच्छी है। तो बच्चों को एक तो वो चीज पसंद आई कि पेंसिल जो है वो स्मूथ चलती है। दूसरा, इन्होंने पेंसिल का प्रकार ही बदल दिया, मतलब बाकी की पेंसिल गोल होती थी, इनकी जो पेंसिल होती थी वो थोड़ी ट्रायंगुलर शेप की होती थी। इससे क्या होता था, बच्चों के हाथ में दर्द नहीं होता था। कई बार ऐसा होता था ना, बच्चों के हाथ में दर्द हो जाता था यार, लिखते 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 इतने सारा होमवर्क मिलता बच्चों को, तो वो चीज इस पेंसिल के साथ नहीं देखने को मिली। तीसरी चीज इन्होंने ये करी कि इन्होंने बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल करा। वाइब्रेंट कलर से मेरा मतलब है कि रेड, येलो, ग्रीन, मतलब जो बच्चों को लुभावने कलर लगते हैं उन सारे कलर्स का इस्तेमाल किया गया, ना सिर्फ पेंसिल्स में, इरेजर्स में भी, शार्पनर्स में भी, और बाकी के ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी, और बाकी के अदर स्टेशनरी आइटम्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ इनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं। देखो, इन्होंने स्कॉलस्टिक स्टेशनरी एक सेगमेंट रखा है, आर्ट मटेरियल जिससे आप ड्राइंग वगैरह करते हैं वो रखा है, पेपर स्टेशनरी हो गई, किट्स एंड कॉम्बोज हो गए, ऑफिस की सप्लाईज हो गई, हॉबीज क्राफ्ट आइटम जिसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज करते हैं, और साथ के साथ ही फाइन आर्ट प्रोडक्ट जो कि बड़ी बड़ी पेंटिंग में यूज किया जाता है पेंटर्स के द्वारा। तो वो सारी की सारी इस इंडस्ट्री के अंदर आती है और यही कंपनी जो है बनाती है। अच्छा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है ना, वो बाकी कंपनी से काफी ज्यादा अलग है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिला ग्रुप के साथ है, और फिला ग्रुप इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से कह सकते हैं संभालता है। और अच्छी बात ये भी है कि इनके पास जो बिजनेस आता है ना, वो पूरे इंडिया से आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के एक पार्ट से आ रहा है, यानी कि नॉर्थ से आ रहा है, साउथ से नहीं आ रहा। ये ऐसा सेगमेंट है कि बच्चे हर जगह होते हैं, और बच्चे जब हर जगह होते हैं तो वो चीजें यूज करते ही हैं, आपको ही पता है। तो वो जो बिजनेस है इनके पास हर तरफ से आता है, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि बाहर से भी आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूएसए हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया, यूरोप हो गया, या मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ से भी बिजनेस आता है। तो आप कह सकते हैं कि इनका बिजनेस कभी भी रुकने वाला नहीं है। चाहे इंडिया में कुछ भी हो जाए, भगवान ना करे कभी कुछ ऐसी दिक्कत आए, लेकिन कुछ भी हो जाए, बाहर से इनका बिजनेस भी आता है। तो ये अच्छी चीज होती है किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इनके पास एक मोट और भी है। बाकी की जो कंपनीज है वो क्या करती है भाई, दूसरे मैन्युफैक्चरर से बनवाती हैं कि तू मेरे लिए सामान बना, मैं बेचूंगा उसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी खुद की फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज की बात करूँ तो इनकी 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि है उमरगांव में, गुजरात में, बाली ब्रह्मा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह की 13 फैक्ट्रीज लगा रखी है इन्होंने, और इसी की वजह से ये बल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इनकी सेल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 2021 में इन्होंने जो है 1.8 बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे अपने, 2022 में इन्होंने 3.06 बिलियन प्रोडक्ट्स बेचे अपने, और 2023 में 3.93 बिलियन प्रोडक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है कि लगातार जो इनकी सेल है वो बढ़ती जा रही है। और आप सभी को पता, देखो शादी इंडिया में कभी रुकेगी नहीं, बच्चे पैदा होने रुकेंगे नहीं। ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो बूम पे है, तो जब बच्चे बढ़ेंगे वो पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, वो स्टेशनरी आइटम्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चलो, बच्चों को भी छोड़ दो, ऑफिस में जितनी स्टेशनरी यूज होती है क्या वो कभी बंद हो सकती है? आप खुद दिमाग लगा के सोचो। तो ये चीज भी कंसिडर की जाती है किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं भाई कि क्या जरूरत पड़ गई इस कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने की। तो सिंपल सी बात है, इनको अपना बिजनेस को ग्रो करना है। तो यही सबसे पहला रीजन है कि दे वांटेड टू ग्रो देयर बिजनेस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे आर कमिंग विद अप एन आईपीओ। दूसरा ये है कि डे टू डे एक्सपेंस के लिए भी इंसान को पैसा चाहिए होता है, और इतने सालों से ये कंपनी चला रहे हैं, 2006 से चला रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है डॉम्स के नाम से जिसे आप जानते हैं। तो
अब मुझे लगता है कि ठीक है यार, अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर भी रहा है इंसान तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे ना इनकी होल्डिंग को कि भाई अभी तो इनके पास 100% शेयर है, ऑफर फॉर सेल में अगर ये अपने शेयर बेचते भी हैं तो कितना परसेंट इनके पास रह जाता है, तो तब भी इनके पास 74% के शेयर्स वर्थफुल रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास मेरी कंपनी के 74% शेयर है, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ आपको शेयर बेच के बाकी के, ठीक है ना। तो ये चीज भी कंसिडर की जाती है प्रमोटर्स की। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की इस आईपीओ से जुड़ी हुई। देखिए सबसे पहली चीज, ये जो कंपनी है 1200 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहती है, इनका ये एम है, जिसमें से 0.44 करोड़ शेयर्स ये फ्रेश इशू दे रहे हैं जो कि 350 करोड़ रुपए के रहेंगे, एंड बाकी का जितना भी है वो ऑफर फॉर सेल है जो कि रहेगा 850 करोड़ रुपए के। यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रमोटर्स है या इन्वेस्टर्स है वो सेल ऑफ कर रहे हैं अपने शेयर्स टू आम जनता। तो आम जनता के लिए 850 करोड़ रुपए के शेयर्स को सेल ऑफ करके अपनी एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही आईपीओ जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है 13 दिसंबर 2023 को। बंद कब होगा? ये 15 दिसंबर 2023 को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें, अगर आप लकी हुए तो 18 तारीख 2023 यानी 18 दिसंबर 2023 को आपको मिल जाएगा, अगर आप लकी निकले तो। अगर नहीं निकले तो 19 दिसंबर को आपके अकाउंट में वापस से पैसे आ जाएंगे। अगर आप लकी निकले जैसे कि मैंने कहा तो आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो लिस्टिंग डेट है यहाँ पे 20 तारीख की है, मतलब एनएसई और बीएसई पे जो लिस्ट होंगे शेयर्स वो 20 तारीख को हो जाएंगे। अब बात करें लॉट साइज की तो भाई 18 शेयर्स का एक लॉट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बैंड प्राइस रहेगा, मतलब जो एक शेयर का प्राइस रहेगा वो 750 से 790 रुपए के बीच में रहेगा। कुछ की एसेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं तो आप एक लॉट अगर लेते हैं जिसमें 18 शेयर्स आएंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए रहेगा 14,220 रुपए, यानी कि 14,220 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक लॉट जिसमें आ रहे हैं 18 शेयर्स आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, वरना आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप, यानी मैक्सिमम कितने लॉट ले सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर? 14 लॉट ले सकते हैं जिसमें आएंगे 252 शेयर्स और ये बैठेंगे आपके 1,99,080 रुपए के। एचएनआई कैटेगरी की बात करें जो कि होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 15 लॉट जिसमें आएंगे 270 शेयर और ये 2,13,300 रुपए के बैठेंगे। अगर आप मैक्स की बात करें यानी एचएनआई मैक्स की बात करें, इस कैटेगरी में आप 70 लॉट्स ले सकते हैं और ये आएंगे आपके पास शेयर्स 1260 और इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो लगेगा 9,95,400 रुपीज। तो ये सारे आपको मैंने जो कैटेगरी बता दी कि आपको किस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बात करें इनके बैलेंस शीट की तो भाई हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो इनके एसेट्स की। अगर हम बात करें इनके एसेट्स की तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं 2021 से 2023 तक इनके एसेट्स, जो कंपनी के पास एसेट्स होते हैं वो बड़े हैं और जितने ज्यादा एसेट हों उतना ज्यादा अच्छा होता है कंपनी के लिए। अच्छा देखेंगे आप ध्यान से तो 2021 से 2023 के बीच में इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की मैट्रिक होता है किसी भी बिजनेस को जज करने के लिए। तो 2021 में कंपनी लॉस में थी जो कि रिकवर इसने कितनी फास्ट करा, 102 करोड़ का इन्होंने लगभग 31 मार्च 2023 में पैट दिया है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे चुकी है कंपनी। ऑल्सो एक चीज और मैं आपको नोट कराना चाहूंगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे आरओई इस कंपनी का है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपके पैसे पे कितना ज्यादा बना के दिया है कंपनी ने 33.54%, जो कि इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। ROCE यानी डेब्ट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन से आपको कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है 33.31%। बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं परसेंटेज है। जनरली जिस बिजनेस में ROE एंड ROCE 15% से ऊपर का रहता है तो वो जबरदस्त बिजनेस माने जाते हैं। ऑल्सो द गुड थिंग इसकी डेब्ट टू इक्विटी इसका 0.28 का है, यानी काफी अच्छा है। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं 100 रुपए ले रहा हूं या कमा रहा हूं तो उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 28 रुपए जो डेब्ट का है यानी उधार का है वो इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी का अपने जेब से लगा रहा हूं। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ को हमें लेना चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, आई एम नॉट अ सेबी रेगुलेटेड एंटिटी, तो प्लीज मेरी बातों को पत्थर की लकीर मत समझेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यार ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए बहुत ज्यादा सही आप मान सकते हैं इसका आईपीओ जो है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करना चाहेंगे ना तो उतने ज्यादा बेनिफिट वाले रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टाटा टेक की बात अलग थी जिसने अगले ही लिस्टिंग डे पे ही 100% का रिटर्न दे दिया था, लेकिन मुझे उम्मीदें इसके साथ इतनी नहीं है कि टाटा टेक जितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ डिसेंट रिटर्न आप कह सकते हैं 35 to 40% का आपको देखने को मिल जाएगा ऑन द लिस्टिंग डे। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म ये थोड़ा और कम हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्री ही वैसी है। ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी ज्यादा बेनिफिशियल है और वो भी इसलिए है क्योंकि हल्ला मचा हुआ मार्केट में, इसीलिए आपको रिटर्न जो देखने को मिलेगा वो शॉर्ट टर्म गेन्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा दिनों तक अपने पास रखना मुझे बहुत फुल नहीं लगता ये बिजनेस, क्योंकि इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आती है ना वो थोड़ी स्लो आती है। सो यार
यार उम्मीद करता हूँ इस रिव्यू से आपको पता चला हो कि क्या है इस कंपनी का टोटल बिजनेस, किस तरह के इसके रेवेन्यूज दिखते हैं। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली उससे ना, तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।